5 मार्च 1990 कोलकाता भवानीपुर आनंद अपार्टमेंट सोसाइटी। शाम के 5:45 पर एक औरत मंदिर से अपने घर आनंद अपार्टमेंट आती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो वह अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके घर का दरवाजा नहीं खुलता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी भी वहां पर आ जाते हैं। वे भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। वहां के कुछ लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। जब वह दरवाजा टूट जाता है और जब वह लेडी अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी एक मासूम बच्ची का खून हो चुका है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान हैं। उस बॉडी को देखकर वह बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है और तुरंत अपने पति को फ़ोन करती है। उसका पति भी तुरंत आता है और देखता है तो वह भी शॉक हो जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आसपास के लोग सभी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। रात के करीब 9 बजे पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस आते ही उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लोगों से पूछताछ करती है और घर की छानबीन करती है। घर की छानबीन के दौरान उनको एक क्रीम कलर का बटन, एक सोने की चेन और घर से घड़ी चोरी होने का पता चलता है। पुलिस वहाँ के आसपास के लोगों से इन सभी चीज़ों के बारे में पता करती है तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं ये जो क्रीम कलर का बटन है ये तो उसका है, धनंजय का है। अब पुलिस के दिमाग में ये आता है ये धनंजय कौन है। उस लड़की के पिता से थोड़ी पूछताछ करने के बाद पिता भी धनंजय का नाम लेते हैं कि मेरी लड़की को धनंजय ही मार सकता है। वेलकम टू द केस ऑफ इनोसेंट और नॉट इनोसेंट धनंजय। 1987 वेस्ट बंगाल कोलकाता भवानीपुर आनंद अपार्टमेंट सोसाइटी। दास पारिक, यशोमती बहन, उनका एक लड़का और लड़की भावेश पारिक और हेतल पारिक। नागरदास का एक ज्वेलरी का बिजनेस था जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। नागरदास के बच्चे भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, वेल एंड गोल्ड स्मिथ, जो कि बाजार कोलकाता में ही पढ़ता था। जब पारिक फैमिली कोलकाता आई भी नहीं थी 1987, उससे जस्ट पहले एक सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा धनंजय नाम का एक व्यक्ति आनंद अपार्टमेंट में हायर किया गया था। जो धनंजय चटर्जी था उसका जन्म वेस्ट बंगाल के गुलदेही में हुआ था। पारिक फैमिली के आने से पहले ही धनंजय की जो पोस्टिंग थी वो आनंद अपार्टमेंट में हो चुकी थी। धनंजय चटर्जी को वहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में काम करना था। उसको वहाँ पर 6 से 2 का काम मिला था। उसके बाद पारिक फैमिली भी वहाँ पर शिफ्ट हो गई और सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। 1989 के लगभग जो धनंजय चटर्जी था उसने अपनी शादी कर ली थी। उसकी शादी एक पूर्णिमा नाम की लड़की से हुई थी जो कि आंगनवाड़ी में काम करती थी। उसको 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते थे। लेकिन जो धनंजय था उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि वह एक BSF में जवान है। शादी के बाद उसके यह सब झूठ पकड़ा गया। शादी के बाद पूर्णिमा को उसका सच पता चल चुका था, लेकिन पूर्णिमा कर ही क्या सकती थी, अब तो उसकी शादी हो चुकी थी। पूर्णिमा ने सोचा चलो जाने देते हैं। फिर ये सब चीज़ें नॉर्मल चलने लगी। अब वह बात 1990। नागरदास की जो बेटी थी वो कक्षा 10 में पढ़ती थी। वह एक ICSE बोर्ड की छात्रा थी। 1 मार्च 1990 हेतल के एग्ज़ाम शुरू हो जाते। उसका एग्ज़ाम सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होता। हेतल एग्ज़ाम देकर 11 बजे अपने घर लौटती। तो 2 मार्च के दिन हेतल जब पेपर देने गई और पेपर से लौटती है तो वह अपनी माँ को आगे बताती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे गंदे निगाहों से देखता है और मुझ पर गंदे गंदे कमेंट्स भी करता है। तो इस बात को सुनकर हेतल की माँ उस समय तो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। 3 मार्च अगला पेपर। अगले दिन हेतल दोबारा पेपर देने जाती है और जब वह पेपर से दोबारा आती है तो अपनी माँ को वह दोबारा कहती है कि धनंजय दोबारा से मुझ पर गलत आंखें और बैड कमेंट्स कर रहा था। फिर उसी दिन जब नागरदास शाम को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि आज भी धनंजय ने उसकी बेटी को छेड़ा है। नागरदास बहुत गुस्सा होता है। वह उसकी शिकायत सोसाइटी के मैनेजर से करता है। मैनेजर इस चीज़ का तुरंत एक्शन लेता है और वह धनंजय का ट्रांसफ़र कर देता है। अब धनंजय को 5 तारीख से दूसरी जगह पर अपनी ड्यूटी देनी थी और नागरदास को वार्निंग दी गई थी कि वह आनंद अपार्टमेंट में दोबारा ना आए। लेकिन 5 तारीख की सुबह 6 बजे धनंजय दोबारा अपनी ड्यूटी पर आता है और अपनी ड्यूटी पूरी करता है। पर
धनंजय की ड्यूटी 2 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज वो 2 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर नहीं गया था, वो वहीं रुका था। हर दिन की तरह सब चीज़ें सेम चल रही थी। नागरदास अपनी दुकान पर गया था। यशोमती बहन डेली शाम को 5 बजे मंदिर जाती थी। आज वह मंदिर 5:20 पर गई थी। यशोमती बहन मंदिर चली गई तो धनंजय अपने जो सिक्योरिटी गार्ड दोस्त था उसको कहता है, मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूँ, मेरे जो सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक है उनसे बात करनी है। सिक्योरिटी एजेंसी का जो मालिक है, मुझे उससे कुछ काम है तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। और वह फिर 3rd फ्लोर पर चला जाता है। हेतल पारिक का घर भी 3rd फ्लोर पर ही था। तभी जो सोसाइटी के ओनर होते हैं वे दूसरे सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या आज नए गार्ड ने ड्यूटी ज्वाइन करी थी। तो वह गार्ड बताता है नहीं, आज धनंजय ही ड्यूटी पर आया था। उसकी यह बात सुनकर सोसाइटी ओनर थोड़े हैरान हुए तो उन्होंने धनंजय को बुलाने को कहा। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड धनंजय को बुलाता है, धनंजय को आवाज़ देता है। धनंजय 3rd फ्लोर से झांकता है और देखता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ। जब धनंजय आता है तो उससे पूछा जाता है तुम नई जगह सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर क्यों नहीं गए। तो वह बताता है कि वह अपने गाँव जा रहा है, उसके गाँव में मुंडन का कार्यक्रम है, तो इस वजह से वह आज यहाँ से ही सीधा अपने गांव जाएगा। उसने अपने कपड़े और बैग भी ड्यूटी पर हिला रखे थे। इसी दौरान की बात जो मैं आपको पहले बताई थी, यशोमती बहन आती है, अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, अपनी बेटी को मरा हुआ पाती है, अपने पति को फ़ोन करती है और शाम को पुलिस आती है। पुलिस को पता लगता है वो चैन, बटन और वो घड़ी। तो जब ये सब चीज़ें होती है तो लोग कहते हैं कि ये बटन धनंजय का है और जो ये चैन है ये वहीं पर एक काम कर रहे दूसरे व्यक्ति की थी। वो व्यक्ति क्लेम करता है कि ये जब मैं आया था तो ये मेरी गिर गई होगी। तीसरी चीज़ वो घड़ी, वहाँ से थोड़े खून के निशान, थोड़ा फटा हुआ कपड़ा, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली थी। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वे हेतल की माँ और हेतल के पिता से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है। तो वे सिर्फ धनंजय का नाम लेते हैं कि धनंजय की हमारे साथ ऐसे ऐसे करके बात हुई थी, तो शायद धनंजय ने ये सब किया हो। हेतल की माँ ने एक सबूत और दिया। उन्होंने कहा कि जो लिफ्टमैन है उसने बताया कि उसने धनंजय को आपके घर पर जाते हुए देखा था। जब पुलिस लिफ्टमैन को इन्वेस्टिगेट करती है तो लिफ्टमैन कहता है मैंने धनंजय को वहाँ से आते हुए देखा। तो जो हेतल की माँ है और लिफ्टमैन के शब्द है ये मैच नहीं कर रहे थे। फिर पुलिस जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है उसे इन्वेस्टिगेट करती है। वो बताता है सर ऐसे ऐसे बात हुई थी, वो कह रहा था कि उसे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से काम है तो वो वहाँ पर जा रहा है। तभी सोसाइटी के ओनर आते हैं, वे उसे आवाज़ देते हैं। 30 मिनट का टोटल समय था जब धनंजय गया था और आया था। और सर वो हमें बताया गया था कि वो अपने गांव जा रहा है, गांव में कोई फंक्शन है, वो वहाँ पर जा रहा है। और गांव में जाने से पहले वह थिएटर में भी गया था। तभी कुछ समय बाद हेतल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसमें पता चलता है हेतल के शरीर पर 21 जगह वार किए गए थे। सबसे पहले उसका गला दबाया गया था, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया गया था। 5 मार्च को ये सब चीज़ें हुई थी। तो उसके 2 महीने बाद 12 मई को धनंजय को अरेस्ट किया जाता है। और जब पुलिस उसके घर को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें वो क्रीम कलर की शर्ट मिलती है और वो घड़ी जो चोरी हुई थी वो मिलती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर पुलिस अपने मन में ही एक कहानी बना लेती है इसके बारे में कि ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा। फिर जब ये केस मीडिया में आया तो लोग बहुत गुस्से में थे। लोग धनंजय के ऊपर बहुत ज़्यादा फांसी दो कह रहे थे। ये केस अब कोर्ट में आता है। कोर्ट में ये केस आया तो था पर किसी के पास भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि धनंजय ने ये कत्ल किया है। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। जब कोर्ट में इसकी हियरिंग होती है तो सारे एविडेंस अपने बयान से बदल जाते हैं। सबसे पहले लिफ्टमैन था उसने बताया था कि उसने हेतल पारिक के घर पर उसे जाते हुए नहीं देखा था, उसने 3rd फ्लोर पर जाते हुए देखा था। लेकिन लिफ्टमैन कोर्ट में कहता है मैंने उसे हेतल पारिक के घर से आते हुए देखा था, घर से आते हुए देखा था। जो वो चैन पाई थी वो दूसरे वर्कर की थी, लेकिन वो वर्कर जब कोर्ट में आता है तो वो कहता है कि मैंने ये चैन धनंजय को गिफ्ट की थी। ये सब गवाहों को और तर्कों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट उसे फांसी की सजा देती है। लेकिन धनंजय उस समय भी कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। केस की सुनवाई कोलकाता के एक लोकल कोर्ट में हुई थी। बाद में इस केस को हाई कोर्ट में लिया गया। हाई कोर्ट में भी धनंजय को गिल्टी पाया गया। हाई कोर्ट के बाद
इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस बताया और वहाँ भी धनंजय को फांसी की सज़ा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा का ऐलान 25 जून 2004 किया, लेकिन धनंजय ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन डाल दिया। एज यूजुअल प्रेसिडेंट ने उसका मर्सी पिटीशन कैंसिल कर दिया और उसकी जो न्यू डेट ऑफ फांसी थी वो थी 15 अगस्त 2004, अलीपुर सेंट्रल जेल, सुबह के 4:30 बजे। जब ये न्यूज़ बाहर आई तो वन वेलफेयर वाले धनंजय की तरफ आए। उन्होंने कहा, आप पहले कोई डायरेक्ट एविडेंस तो लाइए, तभी तो आप किसी को फांसी दे सकते हैं। ऐसे सर्कमटेंशियल एविडेंस के तौर पर आप किसी को फांसी नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि धनंजय की फांसी रुक जाए, पर इस प्रोटेस्ट का किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर 15 अगस्त 2004 अलीपुर सेंट्रल जेल, सुबह के 4 बजे पुलिस आती है और धनंजय को उठाती है और उसको नहलाती है और जो भी प्रोसेस होता है फांसी का पूरा करती है। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद वे उसे फांसी वाले कमरे में लेकर जाते हैं। फांसी वाले कमरे में ले जाते समय धनंजय पुलिस वालों से पूछता है, क्या मेरे मरने के बाद भी ये केस चलता रहेगा? क्या असली गुनहगार को सज़ा मिल सकती है? पुलिस वाले के पास इसका कुछ भी जवाब नहीं था। कमरे में जाकर पुलिस वाले धनंजय को नाता मलिक जल्लाद को सौंप देते हैं। धनंजय को फांसी का फंदा पहनाया जाता है तो उस समय उसके आखिरी शब्द जो थे वो थे, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। नाता मलिक जल्लाद धनंजय को फांसी दे देता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर की टीम उसे चेक करती है तो उसे डेड पाया जाता है। पुलिस वाले जब उसकी बॉडी उसके परिवार को देना चाहते हैं और वे उसकी बॉडी लेने से मना कर देते हैं तो पुलिस वाले ही धनंजय का क्रियाक्रम करते हैं। जब ये सब चीज़ें हो गई, धनंजय को फांसी हो गई, तो लोग धनंजय की तरफ से इस केस को देखने लगे। अपने कुछ इंटरव्यूज़ में उसने बताया था कि वह हेतल के घर गया ही नहीं था। जो आसपास के लोग होते हैं वो उसे बुला लेते थे कि उनके घर के बल्ब में कुछ दिक्कत आ गई या पंखे में कुछ दिक्कत आ गई। वह छोटे मोटे काम कर देता था और उसने ये भी क्लेम किया था कि उसने कभी हेतल को बुरी नज़र से देखा ही नहीं। उसने हेतल के ऊपर कुछ भी कॉमेंट नहीं किया।